बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट की प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए थे और आपको मैंने ओशन केमिकल वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था। ठीक है, ओशन केमिकल वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, दो क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क में करने हैं, ये लाजमी करने हैं। ठीक है जी, तो आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो फिर जॉइंट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस होगी। अभी प्रोसेस कॉस्टिंग के भी एक दो क्वेश्चन पास पेपर के करने बाकी हैं, वो इंशाल्लाह इसके बाद हम उसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा वो जो क्वेश्चन करना है पहले आप लोगों ने करना है, ये नोट कर लें आप। ऑटम 17 करना है, ऑटम 17 प्रोडक्शन प्लेटिनम, प्लेटिनम केमिकल। ठीक है, प्लेटिनम केमिकल ये वाला क्वेश्चन करना है, ऑटम 17 वाला। आपका ये क्वेश्चन एक होमवर्क में आएगा, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही, जब मैंने ऊपर करवाया था ओशन केमिकल वाला, ये उसकी तरह ही है। अच्छा जी, एक ये क्वेश्चन करना और एक आप लोगों ने करना है स्प्रिंग 2020 वाला, ये वाला सेंट लिमिटेड वाला। ठीक है, सेंट लिमिटेड वाला, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में, और मुझे याद करवाइएगा, इन दोनों का सोल्यूशन मैं आपको सेंड करूँगा। ठीक है, जो मेरे वाले सोल्यूशन होंगे ये वाले सोल्यूशन कीजिएगा, आई कैप वाले ना करना। ठीक है, तो ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन कर लें होमवर्क। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो कल इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह फिर बाकी बताऊंगा कि कौन सा अपने पास पेपर अभी करना है। ठीक है, वो इंशाल्लाह कल बताऊंगा। तो बस ठीक है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट अपने चैप्टर पे चलते हैं, टारगेट कॉस्टिंग पे। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारे पास टारगेट कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, टारगेट कॉस्टिंग है क्या? देखें, सबसे पहले जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करने में हम देखते हैं कि जो भी मैं चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो क्या कॉस्ट की है, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस्ट डिटरमिन होती है। क्या होती है? कॉस्ट डिटरमिन। उस कॉस्ट में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या बन जाती है, हमारी सेलिंग प्राइस बन जाती है। ठीक है जी, यहां तक डन। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो कहते हैं कि यार मार्केट में हमने जो चीज़ें बेचनी है ना, सेलिंग प्राइस वो बदलनी नहीं है, वो बदलनी नहीं है। यानी कि वो इतने कंसर्न्ड हैं अपनी कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, कि जब हमारी बिजनेस की प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होंगी कस्टमर लूज करेगा। ना वो कम करते हैं ना वो ज़्यादा करते हैं, वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। वो कहते हैं यार सेल प्राइस नहीं बदलनी, सेल प्राइस बदलनी नहीं है। अच्छा, अब जब सेल प्राइस कांस्टेंट रहेगी और वो प्रॉफिट बढ़ाना चाहते होंगे तो वो किस चीज को टारगेट करेंगे, कॉस्ट कम करने को। ये टारगेट कॉस्टिंग, और ये टारगेट कॉस्टिंग जो इंट्रोड्यूस करवाई ये जापानीज टेक्निक है। तो जापानीज ने कहा बजाय इसके कि हम सेल प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ाएं, क्यों ना हम कॉस्ट को टारगेट करें, कॉस्ट को किस तरीके से कम करें, और कॉस्ट को कम करें, नीचे वाला सारा प्रॉफिट अपना ही अपना प्रॉफिट है, और लोगों को प्रोडक्ट उतने की बेचेंगे जितने की पहले बेच रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट है टारगेट कॉस्टिंग। हम किसको टारगेट करेंगे, कॉस्ट को टारगेट करेंगे। क्यों? ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए और सेल प्राइस हमारी डिस्टर्ब ना। डन। डेफिनेशन, टारगेट कॉस्टिंग इन्वॉल्व सेटिंग अ टारगेट कॉस्ट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट सेलिंग प्राइस एंड रिक्वायर प्रॉफिट मार्जिन। Desired profit is subtracted from comparative sale price to get value of target cost। कहता है हम सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी, क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। अब उस कॉस्ट को टारगेट करके चलेगा, यार हमने इतनी कॉस्ट के अंदर चीजें बनानी आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा पर्पस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग क्या, ये पढ़ लेना, आसान सही है, आसान सी बात है। टारगेट कॉस्ट के फायदे क्या हैं, ये 5 नंबर की थ्योरी आ जाएगी, ये पढ़ लीजिएगा, ये एंड की बात है। टारगेट कॉस्टिंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आगे काम की बात जो एग्जामिनर पूछता ज़्यादा, हाउ टू रिड्यूस टारगेट कॉस्ट या इलिमिनेटिंग द टारगेट कॉस्ट गैप। कहता है जो टारगेट कॉस्ट है, टारगेट कॉस्ट है, इसको कैसे हम कम करेंगे, इसको कैसे हम कम करेंगे, यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हमारी कॉस्ट कम हो सकती है। नंबर 1, रीडिज़ाइन प्रोडक्ट। जैसे गाड़ियों वाले क्या करते हैं, डिज़ाइन बदलते रहते हैं, कॉस्ट लगती नहीं है, पैसे बढ़ा देते हैं, कीमत बढ़ा देते हैं। या डिज़ाइन बदलते हैं,
क्या करते हैं, गाड़ी का साइज थोड़ा सा श्रिंक कर लेंगे, तो जितना पहले मेटल लगता था अब मेटल पहले से कम लगेगा। अगर आप पुरानी वाली करोला देखो, इतनी लंबी चौड़ी 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 लंबी लंबी करोला थी, अब वो करोला जो है वो कर्व शेप में आने शुरू हो गई हैं, उनका जो साइज है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया। ठीक है जी। अच्छा बिल्कुल। हाँ तो इसमें तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं लग जाएगी, बोनट भारी होगा तो। हाँ क्योंकि पहली वाले में मटेरियल क्वालिटी का था ना, अब वो जो चादर होती है, जो आयरन की चादर होती है, वो कम करते जा रहे हैं। ठीक है, पहले वाली गाड़ी का एक्सीडेंट होता भी था तो बस थोड़ा बहुत डैमेज होती थी, अब वो हल्की से लेके पूरी गाड़ी चुप हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड क्या, किस तरीके से हम अपनी टारगेट कॉस्ट कम कर सकते हैं, बाय इन बल्क क्वांटिटी टू अवेल डिस्काउंट। ईओक्यू में तो यही तो पड़ा था, बल्क क्वांटिटी में डिस्काउंट मिल जाता है, कॉस्ट कम हो जाएगी इससे। थर्ड वन, टू रिड्यूस द वेस्टेज आइडल टाइम टू डिक्रीज कॉस्ट। भाई वेस्टेज बचाएंगे, आइडल टाइम बचाएंगे, उससे कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, टू डिस्कस विद की सप्लायर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग मटेरियल कॉस्ट। भाई हम अपने सप्लायर से पूछेंगे बताओ कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारी मटेरियल कॉस्ट कम हो सकती हो, कोई ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल बता दो। मिसाल की तरह हम केमिकल बना रहे हैं, एक ऐसा केमिकल है वो जो 1 लीटर केमिकल डालें तो हमारी प्रोडक्ट तैयार होती है। हमने कहा कोई जहरीला केमिकल बता जो मैं आधा किलो भी डालूँ तो क्या बन जाए, पूरा मेरी प्रोडक्ट बन जाए। तो फिर वो ऐसा कोई जहरीला केमिकल बता देगा, यार ये स्ट्रॉन्ग वाला डाल लो केमिकल। ठीक है, कोई ऐसे कोई मटीरियल बता दे। टू एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एडिड फीचर ऑफ द प्रोडक्ट डिज़ाइन। भाई प्रोडक्ट में हर वो चीज़ जिसका कस्टमर को कोई फ़ायदा नहीं है वो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में से उड़ा देंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी एक्स्ट्रा पैकेजिंग होती है प्रोडक्ट के ऊपर, हम वो नहीं देंगे इस बार, तो हल्की फुल्की पैकेजिंग में दे देंगे ताकि यार कुछ पैकेजिंग कॉस्ट बच जाए हमारी। नहीं, जिसने लेनी वो ले ले। चाइना वाली भी चीज़ सेल होती बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखा जाए तो मोबाइल है ही सारे चाइना के मैन्युफैक्चर। ठीक है, सारा की सारा वहीं से आ रहा है, असम्बल बेशक अपने मुल्क में करते रहो, सारे वहाँ पर बन रहे हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान वहाँ पे बन रहा है। बाकी ज़्यादा पैसे हैं तो ठीक है, फिर जापानीज़ खरीद लो, आप कोरियन खरीद लो अगर ज़्यादा पैसे आए हैं तो। ठीक है, तो कम पैसे में फिर चाइना ही मिलेगा। चाइना भी बहुत, असल में चाइना ने हर एक मार्केट को कैप्चर किया हुआ, वो डिफरेंट क्वालिटी में बेचता है। मसला ये है, उसके बाद बड़ी टॉप क्वालिटी पड़ी है, मसला ये हम उनसे टॉप क्वालिटी खरीदते ही नहीं है, हम पैसे बचाने के चक्करों में उनसे कम क्वालिटी की खरीदते हैं कि भाई अपने कंज्यूमर को सस्ती चीज़ देंगे। तो दैट्स हम करेंगे चाइना मतलब चाइना यार ऐसा मुल्क है जो 9-19 घंटे के अंदर उन्होंने पूरा ट्रेन स्टेशन बना लिया यार, एक दिन के अंदर 10 मंजिला हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, कमाल की बात, कोई ऐसा नहीं कर सकता। उन्हें बहुत बड़ी हैवी मशीन लगी उनके पास, तो चाइना इस वक्त जिन है पूरा चाइना। हाँ हाँ, उन्होंने मोटरवे कारपेट मोटरवे बनाई उन्होंने, वो जीटी रोड बनाई उन्होंने, पॉसिबल हो। असल में उनमें ये होगा ना कि उसमें ये होगा कि अब इसमें ना वर्किंग आवर में ये हो सकता है कि क्या जिस तरीके सारी की सारी सड़क को दोबारा से उन्होंने उखेड़ा, फिर उसमें आपको पता है कि सड़क बनने के प्रोसीजर होते हैं, पहले पुरानी ओल्ड सड़क को तोड़ते हैं, ठीक है, फिर उसको प्लेन करते हैं, फिर उसके अंदर वो जो पहाड़ वाले पत्थर होते हैं वो आते हैं, फिर ऊपर एक बिजली टाइप मिट्टी आती है, वो आती लेयर आती है, फिर उसको फिर पानी दे के ना थोड़ा सा प्रेस करते हैं ताकि वो फिट हो जाए, बैठ जाए, फिर उसके बाद लुक आती है। ठीक है, अब हो सकता हो कि उन्होंने पहली ओल्ड सड़क को तोड़ दिया हो, ठीक है, और नीचे क्या किया हो, सारी प्लेन कर ली हो, अब उन्होंने कहा भाई साथ साथ हम ना वो पहाड़ी पत्थर और मिट्टी बिछाते रहेंगे और पीछे से कारपेट कोयला का लेयर बिछाते रहेंगे, हो सकता है उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, वो फिर ये हो जाएगी अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे ना वो अनइवन हो जाती है, ठीक है, तो हो भी सकता है, पर मैं कंस्ट्रक्टर थोड़ी हूँ, ये मेरी असम्पशन है ना, कंस्ट्रक्टर ही बता पाएगा ये, पर मेरी असम्पशन ये है, तो गलती नहीं मेरी, मैं कौन सा कंस्ट्रक्टर हूँ, उसके रास्ते नहीं बताऊँ मुझे। सर हमने देखा होगा कि पहले पत्थर डालते हैं, फिर उसके अंदर पानी लगाते हैं, फिर वो बुलडोजर जाता है, फिर ऊपर। हाँ, तो सर मैंने देखा था एक बुलडोजर आगे जा रहा होता है, तो उसके पीछे ना मतलब एक वो उसी में उसके बुलडोजर आगे जा रहा होता है, पीछे गाड़ी होती है, सर वो नीचे पत्थर फेंक देते, ऊपर लोग लगा देते।
अब बात फिर वो इस तरह ही पीछे कर $1 आ रहा है। वो इकट्ठा करते जा रहे थे साथ साथ ही, ठीक है। अच्छा, मसला ये है कि उन्होंने बना ली, तो ये बना ली तो ये अच्छी बात है, आप भी बना लो फिर, ठीक है। आप हमारी सड़कें क्या बनती हैं भाई, सड़क टूटी है, अब 1 महीने तक टूटी हुई है, फिर फिर पत्थर डले हैं, 2 महीने तक पत्थर ही डले हुए हैं, ठीक है। हाँ, वो क्वालिटी चक्कर में 6 माह में बात सड़क बनती है, अल्लाह हिदायत दे। अच्छा यार, आगे सेकंड, टू ट्रेन स्टाफ इन मोर एफिशिएंट टेक्निक एंड वर्किंग मेथड। हम अपने स्टाफ को ट्रेन कर देंगे और उनका वर्किंग मेथड सिखाएंगे, जिससे वो क्या करेंगे, आइडल टाइम से बच जाएंगे, वेस्टेज से बच जाएंगे, कॉस्ट बचेगी, और इकोनॉमी ऑफ स्केल का मूव करेंगे। इकोनॉमी ऑफ स्केल का होता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम करता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल के इकोनॉमी से पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट कम एवरेज कॉस्ट के ऊपर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को, टारगेट कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और ये एग्जाम पास्ट पेपर वाला है और ये एग्जामिनर ये पूछता होता है, दैट्स वाई ये मैंने खुद करवाया, बाकी रीडिंग कर लेना क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने खुद करवा ली, ठीक है। तो ये टारगेट कॉस्ट डन हो गया। टारगेट कॉस्ट को कैसे कम करेंगे पता चल गया। अच्छा, इनको अपने अपने ज़बान में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही वाली इंग्लिश लिखो आप, बस कॉन्सेप्ट ले लें और अपनी इंग्लिश में लिख सकते हैं। कॉस्ट काउंटिंग में इंग्लिश की माफ़ी होती है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं मेन कैलकुलेशन के ऊपर। अब आ जाए यहाँ पे टारगेट कॉस्टिंग में हमने टारगेट कॉस्ट गैप कैलकुलेट करना था। क्या कैलकुलेट करना होता है, टारगेट कॉस्ट गैप कैलकुलेट करना होता है। नजर आ रहे हैं, जूम कर दूं, ओके। अच्छा, टारगेट कॉस्ट कैसे, टारगेट कॉस्ट गैप, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टारगेट कॉस्ट गैप। कॉस्ट गैप कैसे कैलकुलेट होता है, 2 चीजों से, एक्सपेक्टेड कॉस्ट माइनस कर देंगे टारगेट कॉस्ट। दोबारा भाई, कॉस्ट गैप कैसे कैलकुलेट होगा, एक्सपेक्टेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। मेरी बात समझ आ रही है, और बोलो। अच्छा, ये जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी ये हमारी सोचने वाली कॉस्ट होगी। इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा, हम कैलकुलेट करेंगे। कौन कैलकुलेट करेगा, हम कैलकुलेट करेंगे। ये हम कैलकुलेट करेंगे, डन बच्चों। HUM हम, ये वाला हम लिख देते हैं यार। एक्सपेक्टेड कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा, हम कैलकुलेट करेंगे। और भाई कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट होती है बता सकते हो भाई, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। इस फैक्ट्री ओवरहेड में वो बोलो कौन कौन सी फैक्ट्री ओवरहेड होंगे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। फिक्स ओवरहेड भी और वेरिएबल ओवरहेड भी। भाई अप्लाइड वाली बात तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में दफन हो गई है ओवरहेड में, सही है। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड में 2, फिक्स भी और वेरिएबल भी। तो इन चारों को, पांचों को जमा करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ जाएगी। इसमें कोई मसला सारे एफओएच इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब इस तरह कहेंगे तुमने रोना शुरू कर देना, यहाँ पे इधर ही रोना शुरू कर देना। एफओएच इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। एफएच में क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इस स्टेज में भी आके मुझसे ऐसी बातें करोगे तो फिर अल्लाह हाफिज मेरी तरफ। भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट। एफएच तो सारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्या ख्याल? अच्छा जी बच्चों, क्लियर, इसमें कोई टेंशन? तो मटेरियल का अलग से चैप्टर पढ़ा, लेबर का अलग से चैप्टर पढ़ा, एक्सपेंस का कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, एक्सपेंस एक्सपेंस ही है, और ओवरहेड का, फैक्ट्री ओवरहेड का अलग से चैप्टर पढ़ा। इन चारों का चैप्टर का यहाँ तो कोई टेंशन। तो ये मेरी क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। जो कौन कैलकुलेट करेगा, मैं कैलकुलेट करूंगा। क्वेश्चन में से मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको पता कभी कभार क्वेश्चन में नजर आता है, अब ये नजर नहीं आता होता, ठीक है। हाँ, एक बार टेस्ट में आ गया था, ठीक है, जैसे रॉयल्टी वगैरह होगी, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और एफओएच ये हम कैलकुलेट करेंगे। आगे चलते हैं। अब क्या रह गया, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट होगी बच्चों। अब क्या रह गया, टारगेट कॉस्ट। सर ये टारगेट कॉस्ट नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होगी, टारगेट कॉस्ट नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होगी। मेरी बात समझ लगती है?
हाउ टू कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टारगेट सेलिंग प्राइस, ये क्वेश्चन में क्या करेगा, गिवन करेगा। भाई इतनी की चीज बेचेंगे और इतना प्रॉफिट रखना चाहते हैं, इसका मतलब ये टारगेट कॉस्ट होनी चाहिए मेरी। क्या मेरी बात समझ लगती है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा? एक्सपेक्टेशन हमारी होगी ना यार, ये जो चीजें बनानी है इतनी इतनी कॉस्ट लगनी है, ठीक है। टारगेट कॉस्ट क्या कहता है, भाई इतनी की बेचना चाहते हो, इतना प्रॉफिट रखना चाहते हो, तो इतनी टारगेट कॉस्ट, इतनी कॉस्ट होनी चाहिए। मेरे पास समझ लगती है? अब क्या करना है, कॉस्ट गैप। कॉस्ट गैप कैसे कैलकुलेट करेगा, पहले किसको रखना है, एक्सपेक्ट, जो हमने कैलकुलेट की है कॉस्ट उसको पहले रखना है, भूलना नहीं है, तरतीब दाएं बाएं नहीं करेंगे, मेरा कॉन्सेप्ट दाएं बाएं हो जाएगा सारा। पहले कौन आएगा, हम, फिर क्या आएगा, हमारा टारगेट। पहले कौन आएगा, हम, फिर हमारा टारगेट। तो भाई अब मुझे क्या करना है, कॉस्ट गैप कैलकुलेट करना है, कॉस्ट गैप कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, कॉस्ट गैप कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले लिखना है हम, ठीक है जी। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी, मान ले 80 आई, तो ये मैंने 80 लिख दिया, समझ लगती है। और टारगेट कॉस्ट कितनी आई, 70, ये 70 आ गया, तो 80 माइनस 70, आंसर किस में आया, +10 में। और बोले बच्चों क्या आंसर आया, +10 में। इसका मतलब कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। हालांकि हमारा टारगेट था 70 की कॉस्ट, पर भाई हमारी तो 80 की कॉस्ट आ गई है। कह सकता हूं 10 से कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो ये क्या हो गई, इनएफिशिएंसी हो गई। क्या मैं समझा पा रहा हूं? दोबारा, टारगेट कॉस्ट चेंज नहीं, 70 ही है, टारगेट कॉस्ट कितनी, 70। चेक करो एक्सपेक्टेड कॉस्ट, हमारी कॉस्ट कितनी आई और टारगेट कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 70। भाई हम टारगेट से कम कॉस्ट पर ले आए ना, हम तो कॉस्ट को टारगेट से भी कम पर ले आए, तो हम छा नहीं गए, छा गए ना। तो हमने क्या किया, -5 से कॉस्ट कम करने में कामयाब, और कॉस्ट का कम करना एफिशिएंसी होता है। क्या कह रहे हो? हाँ कह सकते, ये कॉस्ट गैप है और हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर देन दोबारा रिवाइज करो। एक्सपेक्टेड कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे और टारगेट कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगी, दोनों का मुकाबला कराएंगे और देखेंगे एफिशिएंसी आ रही है, इनएफिशिएंसी आ रही है। बच्चों एफिशिएंसी कब आएगी, एफिशिएंसी कब आएगी, नहीं नेगेटिव प्लस का रट्टा ना लगाओ ना, लॉजिक सोचो। एफिशिएंसी कब आएगी, जब कॉस्ट ज्यादा होगी या कॉस्ट कम होगी, जब कॉस्ट कम हो जाए। इनएफिशिएंसी कब आएगी, जब कॉस्ट ज्यादा। कॉस्ट किससे कम किससे ज्यादा, टारगेट को कंपेयर करेंगे, समझ आ रही है। अगर मैं टारगेट से ज्यादा हो गया, कॉस्ट ज्यादा हो गई, टारगेट से कम हो गया, कॉस्ट कम हो गई। कितनी आसान सब बातें यार ये तो, क्या ख्याल। अगर और आसान समझनी है तो सर हम और आसान समझा सकते हैं, तरीके बेटे। हेलो बच्चों, ये क्या मेरे पास टारगेट कॉस्ट है और वो कितनी है, 70 है। और बात समझ आ रही है मेरी। अगर ओहो इसको क्या हो गया, जज्बाती हो गया ये तो। अगर मैं, ये टारगेट कॉस्ट 70 होनी चाहिए, अगर मैं 70 से कम हूं 65, इसका मतलब ये टारगेट कॉस्ट है, तो ये मेरी 65 कौन सी कॉस्ट हुई सर, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ये क्या हुई, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो देखो मेरी कॉस्ट तो टारगेट से कम ही है ना, तो मैं क्या हूंगा, एफिशिएंट हूंगा। और अगर मैं टारगेट से आगे निकल गया, मेरी एक्सपेक्टेड कॉस्ट टारगेट से ज्यादा आ गई, तो ये इनएफिशिएंसी है। क्या क्या बात समझ आ रही है? न्यू स्टूडेंट आ गया भाई, आज आपका पहला दिन है, हमारा आखिरी दिन है। सही है, पहले से आना शुक्र है, टाइम याद आ गई, तो थोड़ा सा और रुकता ना इंशाल्लाह, फिर मुलाकात नहीं होनी थी। अच्छा ये वाली टारगेट कॉस्ट वाली बात समझ आ गई। अब शर्म तो नहीं है तुझे यस कहते हुए, हाँ। टारगेट कॉस्ट पढ़ रहे थे, आज टॉपिक शुरू किया, आज ही खत्म हो गया। अच्छा टारगेट कॉस्ट पे ना जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ, अब तू आगे तो जल्दी से रिवाइज करा। टारगेट कॉस्ट पे ना हमने कॉस्ट गैप कैलकुलेट करना होता है। टारगेट कॉस्ट क्यों करते हैं हम, ना कॉस्ट को टारगेट करके चलते हैं ताकि सेल प्राइस सेम रहे,
ताकि मार्केट डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अच्छा, टारगेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेक्टेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट, ये कॉस्ट गैप आ जाता है। तो भाई टारगेट कॉस्टिंग में मुझे क्या कैलकुलेट करना होता है? कॉस्ट गैप कैलकुलेट करना होता है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट कौन कैलकुलेट करता है? हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा? हम कैलकुलेट करेंगे। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट, तो कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट आती है? हमेशा 3 कॉस्ट आती हैं, हमेशा 3, मटीरियल, लेबर, एफओएच। और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाए तो उसको भी वेलकम कर देंगे, लेकिन मशहूर ज़माना मटीरियल, लेबर और एफओएच कॉस्ट है। तो ये हमारी टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट आगे आ गई। टारगेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेलिंग प्राइस, कितने की चीज़ बेचनी है, कितना प्रॉफिट रखूंगा, सेल में से प्रॉफिट माइनस करूंगा, तो ये टारगेट कॉस्ट होनी चाहिए, यानी कि इतनी कॉस्ट होनी चाहिए। ये टारगेट, इसको इस कॉस्ट को टारगेट करके चलना है। देन बच्चों, तो टारगेट कॉस्ट कितनी आ गई मेरी? मान लें मैंने सेल प्राइस 100 है, मार्जिन 30 का, तो ये 70 क्या होगा? टारगेट कॉस्ट। तो टारगेट कॉस्ट 70 का आ गया। और अगर मेरी एक्सपेक्टेड कॉस्ट 70 से कम हुई, मैं एफिशिएंट। मेरी एक्सपेक्टेड कॉस्ट 70 से ज़्यादा हुई तो मैं इनएफिशिएंट। तो चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अब एक करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, क्योंकि बात कैसे समझ आती है? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ओ यार, ये एफिशिएंसी मेरे साथ साथ ही आ गया, इसको तो ऊपर रख के आना मैंने। एफिशिएंसी भाई प्लीज़, भैया हमारा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट ना आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसकी मैं हदायत समझा दूंगा कि आपने उसको कैसे आगे करना है। अभी कुछ पास पेपर रहते हैं प्रोसेस के भी, और कुछ पास पेपर जॉइंट के, साथ साथ ना टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को देता रहूँगा। डन। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लो। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन रीड कर लिया। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया, तो आप रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से सवाल आया और हमें एक्चुअली में करना क्या है। जी, क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट गैप। दोबारा बताओ, क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट गैप। अच्छा, कॉस्ट गैप का फॉर्मूला क्या होता है? वो बोलो। एक्सपेक्टेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। एक्सपेक्टेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो आप लोगों ने इसको इक्वेशन वाइज नहीं करना, ठीक है, और टेबल वाइज सॉल्व करेंगे। अच्छा, इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सा कैलकुलेट करना आसान होगा? टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान है या एक्सपेक्टेड कॉस्ट? कौन सा सॉल्व करना आसान है? सर टारगेट कॉस्ट आसान नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होता है। जो चीज़ गिवन होती है उसको कैलकुलेट करना ही नहीं होता। तो सर एक्सपेक्टेड कॉस्ट, इसमें मसले मसाइल आएंगे, ठीक है। हाँ, तूने अपने लिए अंदाजा था कि सर मुझे एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान लगती है। यू आर राइट, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, यू आर रैट। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे? आसान वाला काम करेंगे। तो आसान वाला काम कौन सा होता है? टारगेट कॉस्ट। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर लेना। तो सबसे पहले मैं सेल लिखूंगा, ठीक है। अच्छा भाई, सेल प्राइस पर केजी कितना है? 40, ठीक है। और टोटल केजी चेक करो कितने हैं? टोटल केजी कितने हैं? 450 केजी नेट है, 450 केजी नेट है। इसका मतलब जो बनाया वो बेचा, तो 450 केजी नेट है, ठीक है, ये प्रोड्यूस हुआ। तो आगे 450 ही क्या हुआ होगा? सेल हुआ होगा। तो सेल वाले केजी भी कितने हैं? 450 केजी। तो सेल टोटल कितनी आ गई? 450 केजी, और 1 केजी कितने का है? 50 रुपये का। तो बताओ सेल कितनी आई मेरी? जी 22500, 22,500 की सेल आ गई। इसमें से क्या कर दूंगा? प्रॉफिट माइनस कर दूंगा। मार्जिन कह लो, प्रॉफिट कह लो, ठीक है, प्रॉफिट कह लो, मार्जिन कह लो, बात एक ही होती है। भाई प्रॉफिट कितना है? भाई सेल का 15%, सेल का 15, भाई सेल कितनी है? इसका कर लो 15%, 3375 माइनस करो। टारगेट कॉस्ट क्या आ गई?
19125। यहाँ तक कोई मुश्किल? ये मेरी टारगेट कॉस्ट आ गई। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अगर है तो बता दो अभी। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको पता है टारगेट कॉस्ट मैंने कहा था क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ये तो हमेशा क्वेश्चन में से देख के आ जाएगा। मसला इसका नहीं होता। मसला मुश्किल कौन है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट। भाई आप मुश्किल हैं, ये मुश्किल होता बंदा। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्सपेक्टेड कॉस्ट। पहले टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, आसान वाला, फिर मुश्किल वाला। एक्सपेक्टेड कॉस्ट। भाई कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट होती है? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एफएच, फिक्स एफएच। ठीक है, तो सबसे पहले कौन ढूंढूंगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फिर कौन ढूंढूंगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर कौन ढूंढूंगा? वेरिएबल एफओएच। फिर कौन ढूंढूंगा? फिक्स एफओएच। और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया तो लिख लूंगा, नॉर्मली वो कम ही दिखाई देता है हमें सवालों में। ठीक है, तो ये मेरे एक्सपेक्टेड कॉस्ट की तैयारी होगी। समझ लगती है मेरी? आओ जी, अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के लिए आपके पास 1 मिनट है, मुझे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर दो। और अगर गलत कैलकुलेट किया खैर नहीं आपकी। माशाल्लाह जबरदस्त, छा गए यार आप लोग, अपने बेहतरीन कैलकुलेट किया। उम्मीद नहीं थी आप लोगों ने सही कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, छा गए यार आप लोग तो। मैं तो नहीं आप लोगों को नालायक समझता था। अच्छा जी, मटेरियल कैलकुलेट करना। भाई टोटल मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टोटल में है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलो। केजी मल्टीप्लाई बाय रुपीस पर केजी, ये फॉर्मूला बनेगा ना। अब बताओ टोटल मटेरियल है कितना मेरे पास? टोटल मटेरियल है कितना मेरे पास? टोटल कितना केजी है मेरे पास? जी भाई, टोटल केजी कितने हैं? नेट। ये नेट है, इसका मतलब मटेरियल 450 केजी तो नहीं लगा। और जब कह रहा है नीचे वाले, इट इज एक्सपेक्टेड दैट मटेरियल विल वेस्ट कितना? 20% ऑफ इनपुट। भाई इनपुट का 20% मटेरियल वेस्ट हुआ है, हालांकि 450 तो नेट है, ये तो आउटपुट है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इनपुट तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि लॉस इनपुट का हुआ है पर ये 450 तो आउटपुट है। ये सीक्रेट बात थी यार, आप लोग प्रोसेस कॉस्टिंग इसलिए पहले करवाई ताकि इनपुट आउटपुट वाली कहानी काबू हो जाए। सही है, ये आउटपुट था ना, आपने आज आउटपुट से लॉस को एडजस्ट करके इनपुट तक पहुंचना है। तो कह सकता हूं ये जो 450 है बच्चों, ये आउटपुट है। सीन कुछ ये है ना, इनपुट 20% लॉस हुआ, और बच्चों ये क्या बना? आउटपुट बना। और आउटपुट कितना बना? 450। और भाई इनपुट हमेशा 100 होता है, 20 का लॉस हुआ तो ये से ज्यादा किस पे पड़ा हुआ है? सर 80% पड़ा हुआ है, तो 80 से डिवाइड करूंगा तो इसका 100% इनपुट कितना आया? 560। हाँ ये सर 563 केजी राज की बात थी। ये 563 केजी क्या आ गया? मटेरियल आ गया। 563 केजी मटेरियल आ गया। और एक केजी मटेरियल कितने का आता है? 3 रुपए का आता है। तो भाई 563 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मेरा आंसर है। कितना? 1688, ये आंसर आया। वेल डन, छा गए बहुत आप लोगों ने, माशाल्लाह यही कैलकुलेट किया। लेवल आपका एक लेवल अप हो गया। पता नहीं माशाल्लाह कैसे इतनी मेहनत कर लेते, मुझे समझ नहीं लगती। मेरे पास तो इससे पहले इतने नालायक बच्चे आते थे, उनसे होता ही नहीं था ये। चलो माशाल्लाह। अच्छा लेबर क्या सर? ₹10 पर केजी। लेबर क्या है? ₹10 पर केजी। इसका मतलब लेबर हम किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों? मटेरियल के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। किसके ऊपर? मटेरियल के ऊपर। लेबर के लिए जरा आवर चेक करें, और कोई है हमारे पास कोई और तरीका, कोई आवर शावर आ जाए? पर केजी के साथ 10 रुपए ले रहे हैं और हमारे पास 450 केजी है, तो कितना नहीं हुए? 450 केजी नहीं है, अभी हमने बताया 563 केजी हमारे पास है। तो भाई 563 मल्टीप्लाई बाय 10, 5630। भाई इनपुट कितना है? लेबर ने इनपुट के ऊपर काम करना है या आउटपुट के ऊपर काम करना है?
तो लेबर ने 563 kg के ऊपर काम करना होगा ना, और 1 kg के लेबर ने कहा 10 रुपये लूंगा और 563 kg था, तो कितने पैसे वो लेंगे? 5630। और जवानों समझ आ रही है? वेरिएबल ओवरहेड किसके ऊपर आया? लेबर कॉस्ट का 40%, लेबर कॉस्ट का 40%। तो इधर लेबर कॉस्ट सही नहीं आई तो वेरिएबल कॉस्ट सही कैसे आनी है भाई? लेबर कॉस्ट कितनी आई? 5630, तो 5630 का 40% क्या आंसर आया? 22552 आ गया। फिक्स ओवरहेड देखो कितना है? 12000। फिक्स ओवरहेड कितना बच्चों? 12000। तो फिक्स ओवरहेड हम ले लेंगे 12000। यहाँ तो कोई टेंशन? आंसर बताओ क्या आता? 21570। ठीक है। अब आ जाएं लास्ट में, हमारे पास आ गया कॉस्ट गैप। कॉस्ट गैप में पहले कौन आएगा? क्या शेर सुनाया सिखाया था? पहले हम आएंगे फिर टारगेट आएगा। हम पहले हम फिर हमारा टारगेट। पहले हम कौन है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो 21570 हम आगे, हमारा टारगेट कितना था? 19125। 19125। तो इसे आंसर प्लस में आएगा, इसका मतलब क्या आंसर आया? 24445। ये एफिशिएंसी शो कर रहा है, इनएफिशिएंसी शो कर रहा है? भाई हम टारगेट से आगे निकल चुके हैं। ठीक है, तो ये कॉस्ट क्या हुई? इंक्रीज हुई। कॉस्ट क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो ये मेरी क्या हुई? इनएफिशिएंसी हुई। यहां तो कोई टेंशन? अब जल्दी से एक पास पेपर का सवाल फड़काते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो टारगेट कॉस्टिंग के हमारे पास 5 सवाल है। ठीक है, डेनमार्क आइसक्रीम वाला, स्मार्ट प्रोसेसिंग वाला। ठीक है, और स्मार्ट प्रोसेसिंग में लर्निंग कर्व है, ये तब करेंगे जब लर्निंग कर्व सिखा दूंगा। हाईटेक लिमिटेड वाला, जैस्मिन लिमिटेड में लर्निंग कर्व है, तब करेंगे जब लर्निंग कर्व सिखा दूंगा। फाइन लिमिटेड वाला। ठीक है, पहला वाला सवाल आपका होमवर्क में है, आसान सवाल। 5वां वाला सवाल ये भी आपका होमवर्क में है, आसान सवाल। फिर दूसरा वाला और चौथा वाला, ये दूसरा वाला मैं खुद करवाऊंगा लर्निंग कर्व के साथ, और ये चौथा वाला जैस्मिन वाला भी आपका होमवर्क में जाएगा। डन। अब पीछे कौन सा सवाल रह गया? तीसरा सवाल हैवी ड्यूटी सवाल है, ये मुश्किल सवाल है इसलिए मैं खुद करवाऊंगा। तो अभी सॉल्व करते हैं। हाईटेक लिमिटेड स्प्रिंग 2015 टारगेट कॉस्टिंग। अच्छा जी, टारगेट कॉस्टिंग के पास फेवरेट बच्चे रहते हैं। तो पहला सवाल स्प्रिंग 15 हाईटेक लिमिटेड वाला सवाल आ गया। ठीक है, तो ये हाईटेक लिमिटेड वाला सवाल है, अभी ये सॉल्व करते हैं। आपके पास 5 मिनट हैं। ठीक है, तो जल्दी से सवाल के ऊपर एक नज़र मार लो, सवाल को रिवाइज कर लो। ठीक है, बस यहाँ से यहाँ तक रिक्वायरमेंट पढ़ा दूँ ताकि पता चल जाए करना क्या है। फ्रॉम दी अबव इंफॉर्मेशन डिटरमिन द डिस्काउंट दैट HL शुड ऑब्टेन इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब भी ग्रॉस प्रॉफिट का टारगेट कह दे या ग्रॉस टारगेट कॉस्ट कह दे तो ये टारगेट कॉस्टिंग यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है, अच्छा जी, चलो जी जल्दी से एक नज़र मार लो फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। जी बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लिया? चलो जी, अब मैं जल्दी से आपको पढ़ा देता हूँ। कहता है हाईटेक लिमिटेड असेंबल एंड सेल वेरियस कंपोनेंट ऑफ हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो HL जो है वो हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाता है। HL इज़ वर्किंग ऑन प्रपोजल ऑफ असेंबलिंग अ न्यू कंपोनेंट EXV19। अच्छा, HL के पास एक प्रपोजल आया है कि वो EXV99 असेंबल करे या ना करे। ठीक है, अच्छा जी, बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट सर्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन वर्क आउट। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली। प्रोजेक्टेड लाइफ टाइम सेल ऑफ कंपोनेंट EXV, इसका मतलब जो पूरी ज़िंदगी में सेल करेंगे वो कितनी करेंगे? 5 लाख। एक यूनिट कितना बेचेंगे? 11,000 का। टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, ये जो टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया ना, ये इंडिकेट कर रहा है टारगेट कॉस्टिंग। ये क्या कर रहा है? इसने इंडिकेट किया भाई ये तो टारगेट कॉस्टिंग का सवाल आ गया क्योंकि टारगेट प्रॉफिट चल रहा है ना। ठीक है, अच्छा, फिर उसने इंफॉर्मेशन बताई, इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दोबारा इंग्लिश पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन अबाउट
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन सी कॉस्ट चाहिए होती है? बोले मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एफर्ट, फिक्स एफर्ट। इसका मतलब कहते हैं ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उसने हमें दे दी, यहाँ से मेरी क्या आएगी? एक्सपेक्टेड कॉस्ट आएगी। क्या आएगी? एक्सपेक्टेड कॉस्ट आएगी। और बात समझ लगती है? और बोलो ऊपर वाले हिस्से से क्या आएगी? टारगेट कॉस्ट। और नीचे वाले पैराग्राफ से क्या आएगी? एक्सपेक्टेड कॉस्ट। इन दोनों के डिफरेंस से क्या रहेगा? कॉस्ट गैप आएगी। फिलहाल कॉस्ट गैप नहीं चाहिए मुझे, डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी है, लेकिन वो कॉस्ट गैप के जरिए आएगी। ये मेरी बात समझ लगती है? चलो अब सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर 1 यूनिट ऑफ EXV99। EXV99 का एक यूनिट, जो एक यूनिट बनता है वो कितने मटेरियल से बनता है? 3 तरह का मटेरियल लगता है, X, Y और Z। ठीक है। और उसके बाद लेबर की इंफॉर्मेशन यहाँ से आ गई, मटेरियल की इंफॉर्मेशन ये आ गई, लेबर की इंफॉर्मेशन यहाँ से आ गई, और पॉइंट नंबर 2 से किसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी? FOH। और आपको पता है एक्सपेक्टेड कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, FOH ये तीनों कॉस्ट आ जाएंगी तो मेरी एक्सपेक्टेड कॉस्ट मुकम्मल हो जाएगी। डन। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। पॉइंट 3 किस पे आएगा? A special machine that would be used exclusively for the production of EV would be purchased at a cost of rupees 15 lakh। कहता है एक स्पेशल मशीन हमने खरीदी इस प्रोजेक्ट के लिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी रेलिवेंट कॉस्ट वाली बात आ जाएगी। तो इंशाल्लाह जब इस पॉइंट पे पहुंचूंगा तो फिर बताऊंगा इस 15 लाख का क्या करना है हमने। ठीक है जी। चलो जी, तो सबसे पहले आसान काम क्या होता है? टारगेट कॉस्ट। तो स्प्रिंग 15 क्वेश्चन 6 आ गया हमारे पास। ठीक है जी। स्प्रिंग 15 क्वेश्चन 6। कंपनी का नाम क्या है? हाईटेक लिमिटेड है। हाईटेक लिमिटेड आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? आसान वाला काम। तो आसान वाला काम क्या है हमारे पास? टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करना। टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करना। सबसे पहले टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। आए जरा टारगेट कॉस्ट में। भाई टारगेट कॉस्ट में आए तो सेल यूनिट कितने हैं? भाई 5 लाख यूनिट बनाएंगे। एक यूनिट कितने का? 11,000 का। प्रॉफिट कितना है? तो फिर भी कॉस्ट कितनी होगी? वो बोले कॉस्ट कितनी होगी? प्रॉफिट अगर 40 है तो कॉस्ट कितनी है? 60। तो मैं डायरेक्ट छाप दूं, डायरेक्ट कर दूं। भाई यूनिट कितने? टारगेट कॉस्ट डायरेक्ट करो। भाई कॉस्ट कितनी है? यूनिट कितने हैं? 5 लाख। एक यूनिट कितने का बेचूंगा? 11,000 का यूनिट बेचूंगा। मुझे डायरेक्ट कॉस्ट पे जाना है, तो भाई 40% प्रॉफिट था तो 60% क्या है? कॉस्ट है। लो जी आंसर आ गया टारगेट कॉस्ट का। क्या आंसर आता है? 33 मिलियन। तो रुपीस इन मिलियन क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं, जिंदगी थोड़ी सी आसान कर लेते हैं। तो शॉर्टकट सिखाता रहूँगा जहाँ जहाँ जरूरत होगी, वरना आप ट्रेडिशनल तरीके से कर लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो तब भी यही आना है। आपने पहले 5 लाख को 11,000 से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर उसका 40% माइनस किया होगा, फिर जाके 3300 मिलियन आया होगा। तो भाई डायरेक्ट टारगेट कॉस्ट पे पहुंचना है, तो प्रॉफिट अगर 40% है तो भाई कॉस्ट 8% है, तो कॉस्ट पे डायरेक्ट ले होगा। डन। चलो ये टारगेट कॉस्ट वाला मसला क्या हो गया हमारा? हल हो गया। इसको लाइन लगा ले, सेव कर लेते हैं। अब अगली बात किसकी आ गई? एक्सपेक्टेड कॉस्ट की आ गई। तो मसला मुश्किल कौन सी चीज़ होती है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। और एक भाई ने कहा था सर नहीं आसान ही है, उस भाई को आओ ज़रा मैदान में। नहीं वैसे मैं भी तुम वैसे ही कह रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले क्या देगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। आए ज़रा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ढूंढते हैं। प्लीज़ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। टेंशन नहीं लेनी, आसान चीज़ें हैं। मुझे बताएं एक यूनिट EXV99 में भाई कितने मटेरियल लगते हैं? 3, X, Y और Z। अच्छा, X का कितना यूनिट लगता है? 1। X का कितना यूनिट लगता है? 1 यूनिट लगता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और 1 यूनिट कितने का आता है? 2350। और हमने टोटल मटेरियल कॉस्ट चाहिए ना, तो भाई टोटल यूनिट कितने बना रहे हैं हम?
टोटल यूनिट कितने बना रहे हैं? 5 लाख बेच रहा हूं तो 5 लाख बना ही रहा हूं, 5 लाख बेच रहा हूं तो भाई मुझे टोटल मटेरियल चाहिए ना। एक्स का 1 यूनिट है तो EXP बना कितने रहा हूं मैं, बेच कितना रहा हूं EXP 5 लाख बेच रहा हूं, तो 5 लाख जो बेचूंगा 5 लाख बनाऊंगा, 5 लाख बनाने में एक्स की कॉस्ट कितनी आएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2350। क्या मेरी बात ये समझ लगती है? नहीं लगती तो मुझसे पूछ लो अभी। तो सारे पहले एक्स को काबू कर लें, फिर वाई को, फिर जी को काबू करेंगे ना, ठीक है। ये वाला एक्सपेंस आप कह रहे हो ना, ये वाला द अबव पार्ट वुड बी इम्पोर्टेड इन लॉट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 100, ये उसकी बात की बात है। अभी पहले ये तो मटेरियल ले हो ना, आपको पता है सबसे पहले जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं परचेज प्राइस आती है, फिर इंपोर्ट ड्यूटीज ऐड होती हैं, कैरी इनवर्ड ऐड होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होती है, ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड हो तो बाद में ऐड होती है ना। पहले परचेज प्राइस तो काबू कर लो, ये परचेज प्राइस आ गया डन। तो भाई एक्स कितने का आया, सबसे पहले कौन आएगा, एक्स आ गया बच्चों, भाई एक्स आ गया। भाई कितने यूनिट बनाने हैं, 5 लाख, और 1 यूनिट बनाने में एक्स कितना लगना है, 1 यूनिट लगना है, और 1 यूनिट एक्स का कितने का आता है, 2350। रुपीस इन मिलियन कॉमन चल रहा है, संभाल के जरा आंसर बताओ क्या आता है। रुपीस इन मिलियन कॉमन है, 1175, ये 1175 आ गया। अच्छा जी, अगला मटेरियल कौन था, वाई, अगला वाई आ गया। भाई 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1400। तो जैब समझ आ रही है कि मुझे ही आ रही समझ, मल्टीप्लाई कितना है भाई, अपनी अपनी किताबें ओपन करो ना यार। 1400 ही आएगा, 1050 वाले कहाँ से हैं, 1050 बता रहे। अच्छा यहाँ तो कोई टेंशन बच्चों, अच्छा जी, और चेक करो इसमें कोई वैरायटी तो नहीं है। अच्छा जी, आओ जरा सवाल पढ़ते हैं अभी, रुक जाओ। एक्स वाई जी, भाई एक्स में हमने कर लिया, कोई टेंशन नहीं थी। अब नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द अबव पार्ट वुड बी इम्पोर्टेड इन अ लॉट फॉर प्रोडक्शन, कहता है हमने क्या किया, 1000 लॉट में सारा सारा ऊपर से माल मंगवाया। भाई कस्टम ड्यूटी एंड अदर इम्पोर्ट चार्जेस वुड बी 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले जब मैं एक्स वाई जी तीनों की कॉस्ट कैलकुलेट कर लूंगा तो इनकी कॉस्ट प्राइस का 15% क्या आ जाएगा, कस्टम और इम्पोर्ट चार्जेस आ जाएंगे। डन। HL इज नेगोशिएटिंग विद द वेंडर हु हैज एग्रीड टू ऑफर फर्दर डिस्काउंट। इसका मतलब जो मैंने ऊपर मटेरियल खरीद रहा हूं तो भाई फर्दर डिस्काउंट मिलेंगे। तो देखता हूं क्या एक्स वाई जी में किसी में डिस्काउंट मिला। नंबर 1, ऑन एवरेज असेंबलिंग ऑफ 1 यूनिट EXV वुड रिक्वायर 1.8 स्किल लेबर आवर एट ₹200 पर। ये लेबर की कहानी आ गई। द प्रोडक्शन वुड बी कैरिड आउट सिंगल शिफ्ट ऑफ 8 आवर एट द स्टार्ट ऑफ ईच शिफ्ट। सेटअप ऑफ मशीन वुड रिक्वायर 30 मिनट। तो ये भी क्या रही, यहां से यहां तक सारी कहानी कौन सी चल रही है, लेबर की कहानी चल रही है। अब आई मेरी काम वाली बात, इससे आगे 6% ऑफ इनपुट क्वांटिटी ऑफ Y एंड Z वुड बी लॉस ड्यूरिंग असेंबलिंग प्रोसेस। X बच गया, X क्या हुआ, बच गया। इसका मतलब Y और Z जब प्रोडक्शन में आएंगे तो वो 6% उनका नुकसान हो जाएगा। 6% बच्चों क्या हो जाएगा, उनका नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब जितनी क्वांटिटी मेरे पास मौजूद है, क्या ये इनपुट है या आउटपुट है, इनपुट है या आउटपुट है, आउटपुट है, इनपुट आउटपुट है। हमें 2 आंखें मजीद चाहिए। यार ये नेट क्वांटिटी है या आउटपुट है, ये आउटपुट है। ये कौन सी क्वांटिटी है, नेट क्वांटिटी। इसका मतलब ये आउटपुट है। इसका मतलब मुझे तो इनपुट पे जाना है और लॉस आ गया, अभी सवाल में करवा के आया। इसका मतलब Y के लिए 1.5 नहीं चाहिए होगा, ये 1.5 तो किस पे पड़ा हुआ है, 94% में पड़ा हुआ है। इसको 100 पे लेके जाऊंगा। समझ आ गई? ओ हेलो बच्चों, समझ आ गई? नहीं आई? आ गई।
चलो ये जो 1.5 है, ये 1.5 नेट है भाई, इसको इनपुट पे लेके जाना है, 94% से डिवाइड कर दूंगा, या 94% लिख सकते हो या 0.94 लिख सकते हो। अब ये चले गया 100% पर, अब ये किस पे चले गया, 100% पर चला गया। मेरी बात समझ आई? अब ये बन गया 100%। अब बताओ आंसर क्या आएगा? ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि ये भी 100% है ना, ये भी इनपुट है, लॉस नहीं। 11117 11 बच्चे सुन लो, ये 1.5 94 पे, हम ऐसे सिखाते ना शुरू में बचपन में, 1.5 तुम 94 पर हो, बताओ तुम्हारा 100 क्या होगा, ऐसे करते थे ना। तो भाई ये दूसरा शॉर्टकट स्टाइल है, जरा नहीं देख लो, ये नजर आ जाए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं आता। जी हाँ, इनपुट हमेशा 100 रहता है, इनपुट 100 110 नहीं होता, इनपुट हमेशा 100 पे पड़ा होगा, उसमें से लॉस होगा तो आउटपुट परसेंटेज कम होती है हमेशा, सही है बच्चों? हमेशा याद रखें, मैंने पहले भी सवाल में करवाया था, ये जो लॉस की होती है, ये अभी मैंने पिछले वाले सवाल में करवा के आया, पता नहीं मेरे पास अभी वो सवाल होगा, और टारगेट बस ये वाला ठहर जा जरा, नहीं सही नहीं है ना, सही नहीं है ना, सही होता तो आप सही होते। अच्छा, अब ये जो इनपुट है ये किस पे पड़ा हुआ है, ये लिखा हुआ नजर, ये 100 पर है, इनपुट हमेशा 100% पर होता है, 20% लॉस हुआ तो ये आउटपुट 80 पर पड़ा हुआ है, ये देखो 80 पर पड़ा हुआ है, इसको ग्रॉस करके 100 पे वापस आया, 563 इस तरह मेरा बना हुआ था। क्या मेरी बात समझ आई? तो याद रखना, इनपुट कभी भी चेंज नहीं होता, इनपुट 100 रहता है, आउटपुट हमेशा 100 से कम होगा अगर लॉस आ रहा है, ये बात पक्की है। ये 105 106 110 इनपुट को नहीं कर सकते आप, बात समझ आ रही? ये 1.5 आउटपुट है, क्योंकि नेट क्वांटिटी है ना, तो नेट क्वांटिटी क्या होती है, लॉस के बाद वाली चीज, और भाई लॉस के बाद वाली चीज आउटपुट है ना, यानी कि इतने केजी होंगे, इतने यूनिट होंगे तो प्रोडक्ट बनेगी। अब लॉस करवाना है तो भाई ये ज्यादा मंगवाऊंगा ना मैं, ठीक है, तो अगर चेक करना है कितना ज्यादा मंगवाना है, बिल्कुल कर सकते हो। हाउ 1.5 डिवाइड बाय 0.95, आंसर बताओ क्या था, सिर्फ इसका बॉक्स का आंसर बताओ क्या आता है, 1.59, तो इतना मंगवाओगे, और उसमें से जब 6% लॉस हो जाएगा तो 1.5 रह जाएगा, वही तो हमें चाहिए था चीज मुकम्मल करने के लिए। जी आ जाओ, शुक्रिया यार ये वाली बातों पे ना टाइम नहीं लगाना, ये तो बातें हम 1990 में छोड़ आए हैं, मतलब ये जो बातें आप मुझसे डिस्कशन कर रहे हो, डिस्कशन करने वाली नहीं है इस पॉइंट, ये आगे मुझे रुकना है काफ़ी। अच्छा भाई, तो जी पर आ जाए, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं, क्योंकि जी भी 6% क्या हुआ, लॉस हो गया, जी भी लॉस हो गया, तो 1 डिवाइड बाय 0.94 इसको भी करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1200 करूंगा, तो जी में आ जाए 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.94 मल्टीप्लाई बाय 1200, आंसर बताओ क्या आता है, 638 मिलियन, ऐसी है? अब बोलो, ठीक है, 638 मिलियन, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे मिलियन मिलियन नहीं संभाले जा रहे तो माइंड में रख लो कि यार 6 जीरो को हमने काउंट नहीं करना, तो 1 2 3 5 तो इसके हो गए, यहाँ से 1 जीरो डाल दो, इसके बगैर सबको मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 0.94, तो ये 638 आ जाएगा। और आता कि नहीं आता? 638 टू आता रहेगा ना, तो मैं बस 638 पे ब्रेक लगा दी, तो बाकी सारों को मिलियन में ले गया, डन। अच्छा जी, यहाँ तो कोई टेंशन, ये मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल क्या होगी, कॉस्ट, ठीक है, तो इस कॉस्ट को ब्रेक लगाएं, क्योंकि इसके ऊपर उसने क्या लगाना है, बोलो, इंपोर्ट ड्यूटी, तो इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, कॉस्ट प्राइस का 15%, तो इन तीनों को जमा करूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, तो व्हाट्स द कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस क्या आती है, तीनों को जमा करो। 2930 भाई 2930 कॉस्ट प्राइस आ गई। अब क्या करूंगा, इसके ऊपर 15% ड्यूटी लगा दूंगा, तो प्लस कर दूंगा इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम चार्जेस जो भी हैं। कैसे, 2930 का 15%, 440 आ गया, 440 आ गया। ठीक है, इसको ऐड कर दो तो कितना बन गया, 3370। ये 3370 मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। अब क्या रह गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब क्या रह गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। सर उसमें जो वर्ड है 1000, कौन सा, उसमें सर ये मतलब नहीं है कि मतलब हर जो हम आर्गुमेंट मंगवाते हैं हर वो आर्गुमेंट में 15% लगता है। यस सर, हमने से 5 लाख हुए तो हमने तो 5 लाख भी पाया, तो उस हिसाब से ये हमारा टैक्स तो ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते भाई, इंग्लिश इंग्लिश। द अबव पार्ट्स वुड बी इम्पोर्टेड इन अ लॉट। कहता है ये जो ऊपर वाले XYZ मंगवा रहा ना, ये लॉट्स में मंगवा रहा हूँ। लॉट का तो पता ना, कंटेनर मंगवा रहा हूँ फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट ऑफ EXP। ठीक है, 1000 EXP को प्रोड्यूस करने के लिए ये ऊपर वाली क्वांटिटी में क्या कर रहा हूँ, मंगवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए ऊपर वाली क्वांटिटी इतने बनते हैं, लेकिन जो मैं यूनिट बनाने हैं वो 5 लाख बनाने हैं। अच्छा आगे फुल स्टॉप लगा दिया उसने, फुल स्टॉप लगा दिया। इसका मतलब ये 1 वाली कहानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होगी कि भाई ऊपर वाली जो क्वांटिटी मंगवा रहा हूँ ना XYZ, ये लॉट्स में मंगवा रहा हूँ ताकि 1000 यूनिट EXP बना सकूँ। ये बात है, आगे फुल स्टॉप, आगे बात खत्म। आगे कह रहा है कस्टम ड्यूटी एंड अदर इम्पोर्ट चार्जेस वुड बी 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। जो XYZ की कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट प्राइस का 15% लेना है। और कॉस्ट प्राइस 1000 यूनिट नहीं है, क्योंकि ऊपर टारगेट क्या है, प्रोजेक्टिव लाइफ टाइम सेल ऑफ कंपोनेंट ई। कितने यूनिट बेचूंगा लाइफ टाइम, 5 लाख बेच रहा हूं। तो जब 5 लाख बेच रहा हूं तो 5 लाख की ही कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। अगर 5 लाख बेच रहा हूं तो मतलब 5 लाख बना रहा हूं तो 5 लाख बेच रहा हूं ना, तो इस 1000 का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ हाँ ठीक है। और जब जब 1000 कर रहा हूँ तब तक कॉस्ट आती रह रही होगी। तो अगर 5 लाख डिवाइडेड बाय 1000 कर ले, ठीक है, सॉरी, तो 500, इसका मतलब 500 मरतबा उसने ऑर्डर दिए होंगे, 500 मरतबा ऑर्डर दिए होंगे। तो हर ऑर्डर के ऊपर जितनी भी कॉस्ट बनती है 15%। तो हम तो टोटल कॉस्ट के ऊपर 15% ले लिया। और उस चेक करो, उस कॉस्ट के अंदर चेक करो, उस कॉस्ट के अंदर ये 5 लाख आ रही है, ये 5 लाख यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हर 1000 के ऊपर इंपोर्ट पड़ रहा होगा। कोई टेंशन नहीं। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। तो हमने पास पेपर के टारगेट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तक कैलकुलेशन कर ली थी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर ट्रिकी है और सबसे मुश्किल जो कैलकुलेशन है जिसमें हमने मसले आएंगे वो है वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट करने के बाद जो फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे फिक्स ओवरहेड में अच्छी खासी राज की बातें हैं। तो जब हम पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे और 3 पढ़ेंगे तो इसमें हमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि अभी क्लास का टाइम हो गया ख़त्म। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।